चलो अब आप अपनी कॉपी खोल सकते हो और हर किसी बच्चे ने जिस जिस बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, दे ऑल हैव टू गिव द आंसर्स, दे ऑल हैव टू टाइप द ऑप्शन इन द चैट बॉक्स। पहला क्वेश्चन था, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन, the reaction was given as, what was the reaction, that is 4 upon 3 aluminium plus oxygen gives, wait a minute, 2 by 3 Al2 delta G is equal to minus of 820, ये इनकम्प्लीट है डाटा, इक्वेशन पूरी नहीं है। 8 minus of 827 किलो पर मोल, ये भी सही नहीं लिखा हुआ है, किलो जूल होगा, per mole of oxygen. The minimum EMF required, minimum EMF required to carry out electrolysis of Al2O3, भी गलत लिखा हुआ है, ये पैर में है, सबस्क्रिप्ट है, आपकी पीडीएफ में सर पे लिखा हुआ है, वो गलत है। सर पे होना होता तो एल्यूमिनियम पे +3 होता, ऑक्सीजन पे -2 होता, ठीक है। एंड इज एफ की वैल्यू दी हुई है 96500 कूलम पर मोल, इसको सब्जेक्टिव भी ले सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। और ऑप्शन फिर भी मैं दे देती हूँ, 2.14 वोल्ट था। जिन बच्चों ने नहीं किया है और कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं वो थोड़ा सा अभी ट्राई करके देखो, क्वेश्चन जाने नहीं देना, कोई बात नहीं, नहीं सॉल्व किया तो यू कैन गिव अ ट्राई। एक दो आंसर मेरे पास आए हैं, लेट मी चेक द आंसर हु हैज डन। पहला आंसर मेरे पास आया है, बिल्कुल पूछ सकते हो ऋत्विका, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास में लग रहा है कि हमारे पास टाइम सफिशिएंट नहीं है, तो जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, मैंने आज जेई को भी बोला है, आप उनके पास पीडीएफ बना के चाहे एक भी क्वेश्चन है वो भी भेज सकते हो कि मैम को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तनिष्का, योर आंसर इज करेक्ट। जल्दी से, हमें सारे क्वेश्चन लेने हैं तो इसलिए डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम। इसका करेक्ट ऑप्शन था ए ऑप्शन। नाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन इन अ क्लास, पहले तो इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर देती हूँ। 4/3 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इस इक्वेशन से जब आप देखो तो वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन ही नहीं रही है, gives it 2/3 Al2O3 है, वो इससे भी क्लियर होता है। अब इस इक्वेशन में अगर आप एल्यूमिनियम देखोगे तो 2 2 4, 4/3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन चेक करोगे और 3O3 कैंसिल होके O2 आ जाएगा। उसने क्वेश्चन में सिर्फ प्रिंटिंग में Al2 दिया हुआ है और बाद में Al2O3 लिखा है, तो वो ये कंफर्म करता है कि ये इनसफिशिएंट था। किलो का कोई मतलब नहीं होता, तो किलो जूल होता है। तो ये दो करेक्शंस हैं इस क्वेश्चन की। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ और डेल्टा जी दिया हुआ है, तो कौन सा बच्चा मुझे क्लास में बताएगा कि डेल्टा जी और ई में क्या रिलेशनशिप होता है? कौन बताएगा? मुझे सुनाई नहीं दिया वैसे, अगर आपने बोला तो। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, अगर जी में नॉट नहीं लगाया तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, दैट इज द आंसर बेटा, ठीक है। इससे जाएगा। अब हमें कैलकुलेशन किस किस चीज की करनी है? कैलकुलेशन तो सिर्फ हमें इसकी करनी है, एन की। एन की कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले इक्वेशन में चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज है, क्या नहीं चेंज है। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, जिस बच्चे को कैलकुलेट करना आता है बहुत अच्छी बात है, जिसे कैलकुलेट नहीं करना आता, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जब ऐसा कोई आपके पास कंपाउंड आए तो जो दूसरे के पैर में है वो पहले का चार्ज होता है क्रॉस मेथड से, ये यहाँ पे होगा, और ऑक्सीजन के जो पैर में है
वो एल्यूमिनियम का चार्ज बनाया है, तो फिर ऑक्सीजन का चार्ज क्या बनाओगे, 2 माइनस। तो एल्यूमिनियम पे +3 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे +3 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 0 है, तो 0 to +3 कितना चेंज हो रहा है, 0 to +3 कितना चेंज हो रहा है बेटे, 3 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो दैट मीन्स 0 to +3 इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है। तो आपके पास सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन कितना आ गया, ऑक्सीडेशन बाय 3 इलेक्ट्रॉन, पर ये 3 इलेक्ट्रॉन कितने के लिए है, कितने के लिए है 3 इलेक्ट्रॉन, एक एल्यूमिनियम के लिए है। पर क्या इक्वेशन में हमारे पास एक एल्यूमिनियम है, हमारे पास कितने एल्यूमिनियम है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, 4/3 है। तो 4/3 के लिए कितना होगा, ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आ गया ये चार्ज यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, रिएक्टेंट साइड जितने हो उससे मल्टीप्लाई करके देखना है। अब हमें ये चीज की कंफर्मेशन करनी है दूसरे से, दूसरा क्या है ऑक्सीजन। अब O2 न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा 0, यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है मैंने अभी तुम्हें सिखाया -2। ठीक है, अब चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 0 से +3 में चार्ज जा रहा था, ठीक है, अब ये +3 भी मल्टीप्लाइड बाय 2 था ना, चलो इसको इसको चेक करो, इसमें कितना चेंज है, अगर 0 to -2 चेक करें तो कितना चेंज आता है, रिडक्शन हो जाएगा ना बेटा, रिडक्शन बाय 2 इलेक्ट्रॉन, पर रिएक्टेंट साइड कितना है 2, तो रिएक्टेंट साइड 2 हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमने n की वैल्यू 4 कैलकुलेट करी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। 11th क्लास में जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो हम सीखते हैं कि रिएक्टेंट साइड जितना एक एटम के लिए चार्ज आ रहा है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर लो तो वो इलेक्ट्रॉन चेंज आएंगे, प्रोडक्ट में जितने मर्जी हो, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब रिएक्टेंट साइड यहाँ पे 0 से -2 आ रहा था 2 इलेक्ट्रॉन का, पर रिएक्टेंट साइड 2 है तो 2 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात की श्योरिटी होगी, देखो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तो तुम लोगों का नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है पेपर में नहीं करोगे क्या, थियरी लिख के आओगे, जब थियरी आएगी नहीं पेपर में, फिजिकल में से कभी थियरी नहीं आती, लेस देन 10% चांसेस होते हैं, हमेशा न्यूमेरिकल आता है। तो n इज इक्वल टू 4 आ गया, तो डेल्टा जी की कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, देखो -m इंटू एफ इंटू ई सेल, n की वैल्यू तुम लोगों ने 4 निकाल ली, f की वैल्यू 96500 कूलम है, ई नॉट ऑफ सेल हमें कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है, और डेल्टा जी की वैल्यू थी 827 किलो जूल पर मोल माइनस में, तो 827 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो इतना, तो माइनस है तो माइनस कट ऑफ हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 827000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 96500, तो 2020 से कैंसिल आउट हो गई, बाकी आपके पास बचा 8270 डिवाइडेड बाय 4 5 22 आ गया, 6 4 26 आ गया, 9 4 36 और 2 38 आ गया, कुछ ऐसा नंबर आता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कि आप नहीं कर सकते हो, आप इसको डिवाइड करके देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली 2.14 के वोल्ट के करीब आंसर आता है। और जो आपको ऑप्शन दी हुई थी वो पहले से ही छट जाता, 4 है 6 है 8 है, चाहे किसी के पॉइंट ना भी सही आते, आपको ये तो पता लगता 3 2 6 या 7 जो भी है, 7 कुछ समथिंग आ रहा तो 2 पॉइंट वाला करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही है, तनिष्का ठाकुर का सही है, अंकिता का सही है, मन्नत का सही है, गुड, और प्रतिभा मैम मी 1, ओके, मतलब प्रतिभा का भी सही है, ओशियन का भी सही है, और ऋत्विका का भी सही है, नितिका का भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था बेटे, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्व द सेल रिएक्शन विद n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड ईएमएफ बोल रहा है, तो ई नॉट ऑफ सेल बोल रहा है, 0.295 वोल्ट बोल रहा है, और टेम्परेचर बता रहा है स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालने को बोला है, और एफ की वैल्यू 96500 कॉलम है।
कितनी दुनिया है क्लास में जिसको ये क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? हु कैन टेल मी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? शाबाश, बोलो ऋत्विका, बोलो बेटा जल्दी। आपको एक रिलेशनशिप करवाया था क्लास में, और रिलेशनशिप क्या था? जो नॉन्स इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यूसी होता है। क्यूसी का मतलब होता है रिएक्शन कॉशेंट, यानी कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यही करते हो ना सभी में? मैम log Kc। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, जब आपके पास इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम में एक ही थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है जो जीरो होती है, और वो है डेल्टा जी। नॉट को कभी जीरो नहीं करना। तो माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू जीरो होगा। अब इसमें ना एन जीरो हो सकता है ना एफ जीरो, तो ई सेल इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। और दूसरी है कि क्यूसी किसके बराबर आ जाएगा? के सी के। तो ई सेल तो आपका जीरो हो गया, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 2 दे रखी है, लॉग ऑफ क्यूसी की वैल्यू केसी आ गई। बताओ क्या क्वेश्चन मुश्किल था? मुश्किल था बच्चों? तो माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ 0.591 बाई 2 और लॉग ऑफ के सी। माइनस और माइनस को तो कर दो गायब। और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी है? 0.295 है, 295। और इसकी कैलकुलेशन क्या देती है? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? इसको डिवाइड करना जरा। 0.0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। तो देखो कितना स्मार्ट कैलकुलेशन है, लॉग ऑफ के सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई? सिंपल, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाता। तुम्हारा था इधर 0.295, इधर आ गया 0.0295, और लॉग ऑफ के सी। अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो लिख लो खोल के। 295 10⁻³ 295 10⁻⁻4 log of kc। 295 295 कैंसल, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4, यानी कि log of kc की वैल्यू आ जाएगी साफ साफ 10। और log of kc में log की वैल्यू 10 कब होती है? कौन बच्चा बताएगा भाई? when is log 10? log 10, log of kc is equal to 10। तो kc is equal to कैसे सिखाया था कि जो log होता है टू द बेस 10 होता है, उधर जाके 10⁻10 बन जाता है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब देखो इसमें या तो पूरा एंटी लॉग ले लो, या ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते थे। 10⁻10 वाली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, उससे भी कर सकते हो, या फिर आपको पूरा इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। पूरा एंटी लॉग लेने की जरूरत है नहीं है, इसलिए हम इसका जो आंसर लिख के आएंगे पेपर में वो 1 × 10⁻10 लिख के आएंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है हमें? 1 × 10⁻10 कोई नहीं दे रखी, आप ऑप्शन नंबर डी बना सकते हो ऐसी। ठीक है, 1 इज आंसर, 1 इज आंसर नहीं लिख सकते ऋत्विका, क्योंकि आप ये सोचो ना, log 10 समथिंग इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब अगर मैं इसमें केसी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो जो log होता है वो उधर 10 जाके बनता है। ठीक है, तो अब ये 1 × 10⁻10 तो हो सकता है, 1 × 10⁻10 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो या तो ऑप्शन करेक्ट कर लो, कोई एक ऑप्शन को 1 × 10⁻10 कर लो। 10 × 10⁻10 इज अ रॉन्ग आंसर। तो मैं इसकी ऑप्शन नंबर डी बना रही हूँ, 1 × 10⁻10 वही इसका करेक्ट आंसर है। इसमें थोड़ा सा ना मिस्टेक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 इज फॉर एंटी लॉग। यस ऋत्विका, ये लॉग टू द बेस 10 होता है, तो या तो सिंपल लैंग्वेज में इसे लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 10, एंटी लॉग ऑफ 10। पर आजकल जैसा मैथमेटिक्स चल रहा है, सिंपली लॉग टू द बेस 10 हो तो आपका केसी आ जाएगा, ये 10⁻10। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो है, जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था ना फैराडे कांस्टेंट का, कि 4.5 ग्राम है एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 27।
is deposited at cathode, is deposited at cathode from the aluminium solution by the certain quantity of charge. The volume of the hydrogen produced at STP from the ions. हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट STP. Volume of the hydrogen produced at STP by passing same charge. By passing same charge. तो जब भी सेम चार्ज की बात आती है तो सेकेंड लॉ लगेगा. सेकेंड लॉ की आपके पास लास्ट में मैंने इक्वेशन लिखाई थी एक, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्यूशन में लाएंगे. अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे पास फैराडे का एक लॉ है. क्या कहता है फैराडे का लॉ? सेकेंड लॉ की डेफिनेशन कौन बताएगा फैराडे की? जब सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होता है तो क्या इक्वेशन आती है? हाँ जी, अरे m1/m2 इज इक्वल टू E1/E2 नहीं लगाते हो? Yes, तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. m1/m2 इज इक्वल टू E1/E2. 1 2 की जगह चेंज कर लो. मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड और मास ऑफ हाइड्रोजन, इक्वलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. अब क्योंकि H प्लस दिया हुआ था ना, मैं H2 नहीं है, H प्लस है. अच्छा हाँ, गैस प्रोड्यूस H2 है. ठीक है, वैसे आयन वॉल्यूम ऑफ द H2 है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है? 4.5. मास ऑफ हाइड्रोजन की हमें पता नहीं है वैल्यू. इक्वलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम लास्ट क्लास में सिखाया था कैलकुलेट करना. एल्यूमिनियम का डिपोजिशन कैसे होगा? एल्यूमिनियम 3+ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा और एल्यूमिनियम में बदल जाएगा. तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3. मास ऑफ हाइड्रोजन तो 1 ही होता है. ठीक है, और इक्वलेंट वेट भी उसका 1 ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के इक्वेशन ये होगी ना, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H. ठीक है, तो हाइड्रोजन पूछा है तो ये, तो यहाँ पे आ गया 27/3 यानी कि 9 आ गया. तो 4.5 मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9. यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू. ठीक है जी, तो जब हमने मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो कितना आ गया आपके पास? मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा 0.5 ग्राम. बाकी आप मोल कंसेप्ट लगा लो. हाँ जी, हमारे पास क्या होता है मोल कंसेप्ट? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जिसका मास है 2 ग्राम, ये आपके पास एट STP कितना वॉल्यूम रखती है गैस? 22.4 लीटर. यही तो मोल कंसेप्ट है. पर हमारे पास 1 ग्राम के लिए कितना आ गया? 22.4/2. और हमें क्वेश्चन में कितना आया? 0.5. उसके लिए 22.4/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, इसका आ गया 11.2. तो 11.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 5.6 लीटर. और कुछ बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में आंसर भेजा भी है. 0.5 और 2 इज द आंसर. 0.5 और 2, हाँ डिवाइड, पता नहीं आप शायद डिवाइड करके मेरे को बता रहे थे. कोमल करेक्ट, ऋत्विका करेक्ट. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका वॉल्यूम 5.6 लीटर. और ये ऑप्शन देख लेना कौन सा बनता है, उस हिसाब से आप कर सकते हो. यस, 5.6 लीटर वाले सारे बच्चे सही बोल रहे हैं. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अ हाइपोथेटिकल electrochemical cell is A to A plus X molar, B plus Y molar, B. और कहानियां ये हैं, A plus B plus gives A plus plus B,
B है A plus plus B gives A plus B plus. C है A plus plus electron gives A. B plus plus electron gives B. D है the cell reaction cannot be predicted. Cannot be predicted. इनमें से आंसर निकालना। ये तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा नहीं होगा जो नहीं कर पाया। काफी बच्चों का आंसर आ गया है। लेट्स चेक इट आउट। तो सोल्यूशन क्या होगा बेटे? सोल्यूशन मतलब ए चेंज हो रहा है ए प्लस में, ठीक है, और बी प्लस चेंज हो रहा है बी में। तो ये कौन सी ऑप्शन बनी? ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें तो सोचना ही नहीं था। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट। यस नितिका, निकिता, ए इज करेक्ट आंसर। ये जो भागे हैं ना कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये जो तुम छोड़ छोड़ के जा रहे हो ना, सब समझ आ रहा है मुझे, तुमने क्वेश्चन नहीं किए हैं। कोमल, दीक्षा, तनिष्का, ऑल करेक्ट बेटे। फोर्थ नहीं, फोर्थ तो हमने कर लिया। फिफ्थ। फिफ्थ कहता है ई नॉट ऑफ एफ ई टू प्लस टू एफ ई माइनस ऑफ 0.441 and E naught of Fe3 plus 2 Fe2 plus 0.771 वोल्ट। स्टैंडर्ड ईएमएफ किसके लिए पूछी है? स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछी है Fe plus 2 Fe3 plus gives 3 Fe2 plus। गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पहले आप इक्वेशन को ध्यान से समझो। Fe प्लस 2 Fe3 प्लस, और इसको मैं ओपन करके लिख देती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ Fe2 प्लस प्लस 2 Fe2 प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रही है, Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस रिडक्शन हो रही है, और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है मतलब सेम ही आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, इस साइड से देखा जाए तो। अब आपको ये इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो Fe2 प्लस देखो आपको करना है, ठीक है। अब Fe2 पहले तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं हमारे पास इक्वेशंस क्या बनती हैं। Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe, इसका डाटा है माइनस ऑफ 0.441 वोल्ट। उसके बाद Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, इसका डाटा है ई नॉट ऑफ सेल इज 0.771 वोल्ट, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन। अब जब इस क्वेश्चन को आप चेंज करना चाहते हो ना, Fe को Fe2, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे भी रिडक्शन किसकी हो रही है? नीचे वाले की, तो ऊपर वाले को पहले उल्टा कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। तो अगर आप चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा? या आप सीधा भी लिख सकते हो, ये आ गया तुम्हारा रिडक्शन और ये आ गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और देख लो रिडक्शन किसकी हो रही थी? Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस की, ठीक है, और ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड है तुम्हारा, तो 0.771 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.441, क्योंकि दोनों वैल्यू रिडक्शन की लिखी हुई थी। 0.771 और 0.441, तो 2 11 12 1 1.212 1.212 इज आंसर। तो जिन बच्चों ने चैट बॉक्स में आंसर भेजा सबका करेक्ट है, 212 वोल्ट। और ये ऑप्शन कौन सी बनती है ये भी देख लेते हैं। ये ऑप्शन बनती है डी। 6 नंबर क्वेश्चन, आगे फिर वही है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन
copper in the solid state plus 2 silver plus in the aqueous form gives a copper 2 plus in the aqueous form plus 2 Ag in the solid form. E naught of cell is equal to 0.46 volt होता है at the 298 Kelvin. अब वो बोल रहा है इक्लिब्रियम कांस्टेंट इसका कैलकुलेट करो. इक्लिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब ये रिएक्शन इक्लिब्रियम में है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ, ये वाली जो कंसंट्रेशन है ना आपकी ये इक्लिब्रियम पे है तो ये वाली चीज को ही बोल रहा है इक्लिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, तो E नॉट ऑफ सेल 0.46 है, 0.0591 बाय 2 है, लॉग ऑफ यहाँ पे Kc है. अब ये कितना आ जाएगा भाई, 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 2 0.0591 इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kc. ठीक है, दिस इम्प्लाइज, हाँ जी इसका क्या कैलकुलेशन आता है, एनीबडी हैज डन 6 नंबर की कैलकुलेशन. I'm done. इसका आंसर आता है मेरे पास 3.68 इंटू 10⁻⁻, 15 लिखा हुआ है पहले, ये लॉग वाला आंसर है. मतलब केसी की कैलकुलेशन आती है 4 इंटू 10⁻15 अप्रोक्सीमेटली, नहीं ये केसी का ही आंसर. तो 3.68 एक्चुअली में आता है, वो राउंड ऑफ करके 4 आता है. मतलब ये क्वेश्चन सीधी सी बात है, आपको मैम जो हाँ एंटी लॉग लेके देखना पड़ेगा या उसको वो वैल्यू दे देगा कि कितनी होती है. हाँ बिल्कुल सही आंसर है कोमल का भी और तनिष्का का भी. ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, देन इट विल कम टू बी 3.68 इंटू 10⁻15. वो एक्चुअली इसका भी ज्यादा टेंशन नहीं होता, जो आपकी 10 की पावर, मतलब मान लो ये आपका आ गया कुछ 15 पॉइंट कुछ आ गया है ना, तो ये 10⁻15 हो जाती है, तो अगले वाला फैक्टर चेक करने की जरूरत नहीं है, 10⁻15 वाला एक ही ऑप्शन होता है. तो उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे जो तुम्हारे पास ऑप्शन लिखी हुई थी ना उसमें 10⁻15 वाला एक ही आंसर है, तो जो इसको कैलकुलेशन करोगे वो 15 पॉइंट कुछ आएगा ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके, तो उसका एंटी लॉग भी नहीं देखना, बस जो 15 पॉइंट कुछ है वो 10⁻15 हो जाता है, दैट्स इट. हाँ जैसे ऋत्विका ने लिख के भेजा है ना, लॉग केसी 15 इंटू 10⁻3 है. ठीक है, तो जो भी है मतलब 15 अगर है तो उसका वो 10⁻15 बन जाता है. वो जो आप लिख रहे हो ना कि आपका 10⁻, इतना है, तो वो 15 पॉइंट कुछ होता होगा तब हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रही है तो पेज ऐड कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, the efficiency of fuel cell is, ये टॉपिक आप सिलेबस में से कट गया, सेल वाला. मतलब पहले हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेल भी होते थे, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेल नहीं होते. ठीक है, तो पर फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि सेल वाला पोर्शन कट गया, ये जर्नल क्वेश्चन था. एफिशिएंसी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, यस करेक्ट आंसर है ये, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच होती है. ठीक है, ये किसी भी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी होती है. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, हमने कितना पेट्रोल डलवाया हमें कितनी एवरेज मिली है ना, यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. आउटपुट हमेशा होती है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है डेल्टा जी, और ये होता है आपका हीट ऑफ द रिएक्शन. परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी.
On the basis of the following, the E naught values the strong oxidizing agent is. On the basis of E naught, the strong oxidizing agent is. चलो, ये हमारे पास है डाटा, इसके बेस पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है भाई? मैम ऑप्शन सी एफई। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होगा विच इटसेल्फ रिड्यूसेस, रिड्यूसेस। और रिड्यूस कौन सा होगा? जिसका होगा हाई रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में ही चेंज करके क्वेश्चन करना है। यस इसका मैम। रिडक्शन पोटेंशियल करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.77। यस मैम। पोटेंशियल करोगे तो हो जाएगा माइनस 0.35 वोल्ट। तो कौन किसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है? बी का। ठीक है ना, तो बी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? पहली बात तो ये इक्वेशन भी तो चेंज होगी ना। यस मैम। Fe3+1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा, तो Fe3+ आएगा। इस इक्वेशन को देख के मत लिख देना। यस और नो? यस मैम। ऐसे ही किया था। यस मैम। जिसका सी ऑप्शन आंसर जाए। मैम आपको सेंड भी कर दिया है। क्या कर दिया? मैम आंसर भी सेंड कर दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। हाँ, बहुत बच्चों ने किया है, ऋत्विका ने भी किया है, प्रतिभा ने भी किया है। चलो देखो, क्वेश्चन करवाने में कितने बच्चे भाग गए। ये गलत बात है, फिर आप बाद में कहोगे कि हमें तो कराया नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आने हैं, पेपर में थ्योरी नहीं आनी, स्पेशली फिजिकल की। कोलरश लॉ, निष्का ठीक है, स्टेट्स दैट। अब इतनी सारी स्टेटमेंट्स तो मैं नहीं लिखूंगी, सबके पास है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स द डेफिनेट कंट्रीब्यूशन to the equivalent conductance of an electrolyte depending upon the nature of the other electrolyte. Infinite dilution each ion makes a definite contribution to the conductance. अरे सीधी सी बात है, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? Definite contribution to the equivalent conductance of electrolyte whatever may be the nature of the other ion of the electrolyte. फर्क क्या है ए और डी में? ए और डी सेम लिखे हुए हैं इसमें, पढ़ा तुमने? यस मैम। बड़ी हैरानी वाली बात है, ए भी सेम है, बी भी सेम है, सी में थोड़ा सा अलग है, डी तो जो मर्जी आंसर मार लो, सारी स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है, डी भी सही है, कुछ भी चेंज नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन सब में है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सब में है, नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सारे ठीक है, डेफिनेशन है सिंपल। 10th स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है किस किस की?
स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है डेल्टा जी नॉट एफ। H2O की दी हुई है लिक्विड फॉर्म में -237.2। CO2 की दी हुई है गैसियस फॉर्म में -394.4। पेंटेन गैसियस फॉर्म में -8.2। द वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ द, ये भी वैसे क्वेश्चन उसे देना नहीं चाहिए था, ये 2008 का क्वेश्चन, आप तो ये कट चुका है। ई नॉट ऑफ द पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। वैसे तो हमें ये एक्चुअली में सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है मिलता जुलता। मल्टी आंसर है नहीं था, वो हमारा बन गया। चलो, डेल्टा जी दिया हुआ है वाटर का कितना, 237.2 किलो जूल पर मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है -3 94.4 किलो जूल पर मोल। पेंटेन का -8.2 किलो जूल पर मोल। अब एक्चुअली में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल में बेसिकली हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, ठीक है, और रिएक्शन क्या होता है इसमें, देखो ये रिएक्शन जो अगर पता है तो क्वेश्चन कर सकते हो। C5H12 ये बर्न होगा तो क्या देगा, वैसे आप कर सकते हो इसको, लो मैं आपको ट्रिक से सिखा देती हूँ। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया करो, तो 5 है तो 5 लगा दो। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया करो, यहाँ पे 6 लगा दो। बाकी देखो ऑक्सीजन कितने एक्स्ट्रा आ गए, 5 गुना 2 10, 10 और 6 16, 16 आ गया तो 8 लगा दो। बस ये हाइड्रोकार्बन की बर्निंग का इक्वेशन है। ठीक है, तो अब जब डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करते हैं ना, तो सिग्मा GF नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट होता है, बस इतना सा काम करना है। प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा GF नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जाएगा। प्रोडक्ट में 5 इंटू CO2 का कितना है, -394.4 प्लस 6 इंटू वाटर का कितना है, वाटर का है 237.2। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट में जिस चीज का नहीं दिया वो स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, उसका 0 होगा, जैसे ऑक्सीजन का नहीं दिया है। पेंटेन की कितना मॉलिक्यूल है, एक है, तो -8.2 हो जाएगा। ठीक है, जिसका नहीं दिया वो 0। जब इसकी कैलकुलेशन मारते हो तो ये पहला मल्टीप्लाई करके आता है -1972, दूसरा -1423.2, तीसरा आता है 8.2। जब आप इसको प्लस माइनस करते हो तो -3387 किलो जूल पर मोल आ जाता है। तो जब आपने डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो आगे तो कहानी बहुत आसान है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट ऑफ सेल होता है। अब डेल्टा जी आपने कैलकुलेट कर लिया, -3387 किलो जूल को जूल में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन चेंज आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन से, जैसे पहले सिखाया था। कार्बन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 5 प्लस 12 इंटू +1, तो कार्बन पे एक्स लिखो ना, 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -12/5, वो 5 2 10 और 2.5 -2.4 आ गया इसमें। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CO2 में x के ऊपर, कार्बन के ऊपर +4 होता है, इसके ऊपर -2 होता है। अब अगर चेक करें तो 2.4 से 4 चेंज हो रहा है, तो 4 माइनस माइनस 2.4, ये कितना हो गया, 4 प्लस 2.4, ये हो गया तुम्हारा 6.4, है ना।
अब 6.4 को रिएक्टेंट साइड 5 है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 6 5 30 32 आ गया, तो 32 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो ये बिल्कुल वैसे ही मैंने किया है जैसे मैंने पहले किया था। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, उधर से उसकी निकाली, प्रोडक्ट साइड कितने हैं उससे मतलब नहीं है, माइनस कर लिया, 6.4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। रिएक्टेंट साइड अगर 5 है, मतलब ऐसे देखें तो एक कार्बन के लिए 6.4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ठीक है, आप हमारे पास 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो जिसको 32 की कैलकुलेशन नहीं आई वो भी नहीं कर सकता क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 96500 हो जाएगा, और ई नॉट ऑफ सेल तुम्हें कैलकुलेट करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, बाकी तो भाई हाथ की सफाई है तुम्हारी। ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करो तो 1.0968 वोल्ट, इतना आंसर आता है। ऑप्शन सी। हाँ, तो अभी ये तुम्हारा आ रहा है, काफी बच्चों ने कैलकुलेट किया है, इसको हम स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन थे जो आप लोगों को सेंड किए थे, 11 क्वेश्चंस, एंड आई एम हैप्पी कि हर कोई क्वेश्चन अलग था, कुछ मैम एक रिपीट था। तुम लोगों का एक प्रिंटिंग मिस्टेक था बीच में एक दो जगह, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ठीक है, आप भी ये क्या कह रहे हो? मैम एक क्वेश्चन और बचा है अभी। और क्वेश्चन बताओ कौन सा बचा है? हम लास्ट क्वेश्चन है 11th। एक क्वेश्चन और बचा है, 11th देख लेते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और बचा, वो भी कर लो। Al2O3 is reduced by the electrolysis at the low potential and the high current. If current है 4 into 10 raised to power 4 ampere of the current is passed through the molten Al2O3 for 6 hours. What mass of the aluminium is produced at ये तो आसान है क्वेश्चन, उसी फॉर्मूले से हो जाता है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Who will tell? रिएक्शन क्या होगा भाई, Al2O3 को जब डिपॉजिट करोगे, हमें इतना तो ज्ञान हो गया है कि ये पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, 3 into O2 नेगेटिव होगा, है ना? मैंने सिर्फ तोड़ के दिखाया, O2 नेगेटिव। मैंने सिर्फ तोड़ दिया है इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली रिएक्शन है, एल्यूमिनियम 3 + 3 इलेक्ट्रॉन करता है तो एल्यूमिनियम में चेंज होता है। तो आपको बताया था ना 3 फैराडे चार्ज लगेगा इसमें, एक के लिए 1 फैराडे लगता है, यहाँ पे 3 फैराडे लगता है, तो 3 फैराडे से कितना होता है, 27 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा, कैसे सिखाया था? M is equal to E into I into T by 96500, ऐसे सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यस मैम। वेट कौन बताएगा इसका? 27/3। I कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4.0 into 10⁴। टाइम कितना दिया हुआ है? 66 आवर्स है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 96500, बाकी तुम्हारी याद की सफाई है। छत्तीस यहाँ से आ गया, 36 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया, 2 से 2 कट गई, 10⁻² आ गया, 965 आता है। मतलब इसको सॉल्व आउट करके मेरे पास जो आ रहा है 8.1 into 10⁴। मैम ऑप्शन बी। कौन सा बी? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से ये 11 क्वेश्चंस थे। हर कोई क्वेश्चन अभी तक तो अलग ही है, किसी क्वेश्चन में सेम रेपिटेशन जैसा ऐसा कुछ नहीं है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड भी दिखा देते हैं तुम्हें।
हाँ, क्वेश्चन का मजा आना भी चाहिए, बिकॉज पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने जब क्लास ज्वाइन करी थी ना, तो तुम्हारी 60+ स्ट्रेंथ थी, तुम लोगों को तो मजा आया। तो जो 60 में से ये 40 रह गए हो ना तुम लोग, इसमें से 20 से ऊपर बच्चे भाग गए। और मेरे को हैरानी की बात है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या एक्सपेक्ट करते हो? Ma'am done. फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल। चलो एक दो क्वेश्चन और देते हैं। अरे फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने सारी शीट्स भेजी हुई हैं। आपके कोऑर्डिनेटर कौन है? आपके कोऑर्डिनेटर कौन है? Nitin sir. नितिन सर। तो आप ऐसे बोलना कि मैडम ने ना बोला है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शीट भेज, चलो मैं भेज दूंगी। मैंने तो भेज दी है सारी वैसे। वो मेरे ख्याल से ना जो तो बच्चे अब नीट लिख रहे हैं उन्होंने उनको भेजी है, पर मैंने उनको बोला था ये नए पुराने दोनों को भेज दो। भेज दूंगी फॉर्मूला शीट। केमिकल काइनेटिक्स की बाद में भेजूंगी, जब कर लोगे इसकी भेज दूंगी। सबकी भेज दो, सॉल्यूशन की भी भेज दो। Yes, ma'am. सॉल्यूशन सॉलिड Yes, ma'am. स्टेट, हाँ सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट, और तीसरा क्या हुआ है तुम्हारा? Block. केमिस्ट्री। इन तीनों की भेज दूंगी। एक जीओसी की अभी नहीं भेजूंगी। एक दो मैंने थोड़े से रिवीजन लेक्चर प्लान किए हैं 11th के, उसके बाद भेज दूंगी। ये मैं करवा देती हूँ, ठीक है, इसी अगली क्लास से पहले आपकी करवा देती हूँ। ठीक है, थैंक यू ऋत्विका। तनिष्का थैंक यू। अभी फिजिकल केमिस्ट्री कहा था मैं। हाँ फिजिकल का ही भेजूंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का ना ऐसे नहीं आता। वो जब मेरे से तुम उस लेवल का सीख लोगे ना, फिर आपको समझ आएगा। क्योंकि वो थोड़ी सी ना जो लिस्ट होती है ऑर्गेनिक की, वो जीओसी बेस्ड होती है। Yes, ma'am. अभी कुछ दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, आगे करेंगे तो भयंकर वाला नुकसान हो जाएगा बाकियों का। वैसे करवा देना है अगली क्लास में मैंने ये नुकसान ना, जो लोग सुनते नहीं है। मैं ना वैसे मैंने ये बात तो जेई को बोली है, पर मैं ये तुम्हें भी बोलती हूँ, बिकॉज जो पेपर अभी 2022 में जेई वाले बच्चों का आ रहा है ना, मेंस वाला, एक बार ना तुम वो क्वेश्चन पेपर चेक जरूर किया करो। उससे पता क्या होता है कि जो फैशन में है, जो ट्रेंड में है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पता लग जाता है। मान लो तुम्हें पूरी केमिस्ट्री नहीं आती, तुम्हें 2 चैप्टर ही आते हैं, तुम अपने अपने क्वेश्चन देखने के लिए देखो ना उसको। मतलब ऐसे मत हमें, हम कोई नई नया आता है ट्रेंड, कोई गाना आ गया, कोई पिक्चर आ गई, कोई कुछ होगी, ट्रेंड देखते हो ना तुम, क्या ट्रेंडिंग है, तो तुम केमिस्ट्री में क्यों नहीं देखते हो? और ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। केमिस्ट्री कैसे, फिजिक्स मैथ्स सब में देखना चाहिए, तुम्हारा मैथ्स में या बायो में देखना चाहिए। तो हमेशा आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये नया पेपर गया मेंस का, मैं उसमें से इलेक्ट्रो का क्वेश्चन बना के देखूं, मेरा बनता है या नहीं बनता। ये मत सोचो कि हम उसमें नीट में है तो हम जेई का नहीं देखेंगे। अरे पढ़ाती तो मैं ही हूं उनको, वो भी ऐसे ही है। थोड़ा सा पेपर का पैटर्न एंड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, बाकी तो कहानियां तो वही है सारी। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर आसान था, चलो अच्छी बात है वो भी। तो मैं तुम्हें ना एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि इस बार आया। जरा देखें तो सही हमारे बच्चे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं।
वैसे तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, बट आई वांट कि तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई हमारा रो रहा है, तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ द आयंस which are isoelectronic with Al3+। बिल्कुल भी कोई बच्चा ऐसे नहीं सोचेगा हमें मेंस का क्वेश्चन करा दिया बहुत मुश्किल है, अरे कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे आसान है। देखो मैं तो बोल के करा रही हूँ, आना चाहिए। अगर किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, दुनिया भर का क्वेश्चन देखो उसका। जिसको आंसर आ गया है या आ रहा है, चैट बॉक्स में टाइप करना। आप क्वेश्चन भेज सकते हो ऋत्विका, बिल्कुल भेज सकते हो। वेरी गुड ऋत्विका हैज डन द क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बाकी अपना कॉन्फिडेंस से बिल्ड करते रह गए हैं। अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एल्यूमिनियम 3+, अभी तो करके आए हो मेरे साथ। एल्यूमिनियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 नहीं है। Yes, ma'am. पहली ऑप्शन देखो, Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. तो 1 नहीं आंसर आएगा। Na+ में तो 11 है, 7 2 9 है। कार्बन में कितने होते हैं? 6 4 10 हैं। क्लोरीन में 17 होते हैं, 18 हैं। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 10 हैं। अच्छा F नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Ma'am, 10. और इसमें भी कितने होते हैं? 10। ये मैंने एक्चुअली में बाय मिस्टेक से लिख दिया, क्वेश्चन में उसने इसको 1+ दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये मल्टी करेक्ट नहीं था, 11 था, तो इसमें 1 ही करेक्ट ऑप्शन है। आओ तुम्हें तुम्हारे चैप्टर का कुछ बताऊं। कर दिया ना, आई विल बी वेरी हैप्पी। बहुत इजी था ना दीक्षा? बिल्कुल सही। ये करके बताओ, ये तुम्हारा काम का है। आई विल वेट फॉर योर आंसर। E0 है इसका स्टैंडर्ड वाला, x into 10⁻⁻2 volt। The x is E0 ऑफ, खुद से करो, ऑप्शन नहीं है मेरे पास इसकी। ऐसा क्वेश्चन पता आज ही गया है तुम्हारे साथ। चलो हाँ बिल्कुल करना ही है नीट, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे।
मैम डन। ओके जी, तो आपका आंसर चैट बॉक्स में आया होगा। ऋत्विका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा पॉइंट का देखो एक बार। अच्छा, पॉइंट लिख नहीं होता होगा यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने 10 की पावर भी दी है ना। ठीक है, मैम 0.23 इंटू 10 स्क्वायर आएगा ना? 0.23 था ना, बट 0.23 को ही तो लिखा है उसने ऐसे, 23 इंटू 10⁻⁻², तो एक्स तो फिर 23 आएगा ना। ओके मैम, मैंने वो 10⁻⁻² नहीं देखो, डिनोमिनेटर में ले लिया कोई था। बात नहीं। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड देखना है। पहले क्वेश्चन से चेक करो। Fe3+ टू Fe2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और आई नेगेटिव टू दिस, नहीं रिडक्शन हो रहा है ऊपर Fe3+ टू दिस एंड दिस टू दिस। तो ये तो सीधा ही था क्वेश्चन। 0.77 माइनस 0.54, 0.23। आप देख रहे हो इसको, उसने 23 इंटू, बस इतनी से डेकोरेशन करता है जेई में। बच्चे 0.23 ऑप्शन लगाए जाते हैं। उसको बोल रहा है कि ऐसे लिख लो, ऐसे लिख के नीचे लिख रहा है x इंटू 10⁻⁻² और x पूछ रहा है, तो x आ जाएगा 23। अच्छा, आगे क्वेश्चन है। ये भी कर सकते हो तुम, काफी क्वेश्चन लगा लोगे तुम। सोच समझ के करना, कॉपी पे बना के, जल्दबाजी नहीं। मैम डन। दोबारा देखो एक बार ऋत्विका। नाउ कंप्लीटेड मैम। मैं एक बार सबको बना देती हूँ स्ट्रक्चर, शायद थोड़ा सा तुम्हें ना इसका कम पता है। B2S6 की क्या स्ट्रक्चर होती है बेटे? B2S6 का नाम है डाइबोरेन, और डाइबोरेन की स्ट्रक्चर होती है ऐसी।
बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने बॉन्ड बना लिया। यहाँ इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे यही हाइड्रोजन कभी एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है अपना, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एक बोरॉन का तो एक इलेक्ट्रॉन है इधर और एक ये, तो ये ना एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने नहीं है। और ये आपको पढ़ा होगा आपने 11th क्लास पे, इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। इट लुक्स लाइक बनाना, Yes, ma'am. ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पर 2 से ही काम चल रहा है। 3 जुड़ने वाली चीजें, इसको 3 सेंटर लिखते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया एक ये। PH3 बिल्कुल भी नहीं है। PH3 में तो आप ये देखो ना 2 4 6 8, तो पूरे तो है, ये नहीं हो सकता। LiH लिथियम हाइड्राइड, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना, बट ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसकी फर्स्ट ग्रुप का है ना, तो ये नोबल गैस से नहीं मिलेगा, ये हीलियम से मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। BCl3 देखो, BCl3 बिल्कुल है, वैसे भी पता ही होता है कि बोरॉन वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेकंड पीरियड को तो 8 आना चाहिए। अमोनिया इसका ही भाई है, ये नहीं हो सकता, तो 2 आंसर था इसमें, एक ये और एक ये। किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, रुको। Ionic mobility of which of second group ion is maximum in aqueous solution? One is Mg2 plus, second is Ca2 plus, third is strontium 2 plus, फोर्थ इज बेरिलियम 2 प्लस। बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है? एक्सक्यूज मी। प्रतिभा, योर आंसर इज करेक्ट। ऋत्विका एक बार फिर से चेक करो। देखो, जो आपकी आयनिक मोबिलिटी होती है ना, वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना मोटा आयन होगा ना, उतना कम धीरे चलेगा, वो कम चलेगा, स्लो चलेगा, और जितना छोटा आयन है वो तेज भागेगा। अब वैसे तो इसमें सबसे छोटा आयन बेरिलियम है, पर वो एक्वस सॉल्यूशन में बोल रहा है। एक्वस सॉल्यूशन में बेरिलियम सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ एसोसिएट कर लेता है। इसको बोलते हैं कि इसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसकी इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कि ये क्या करता है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पानी के अपने साथ जोड़ के सबसे बड़ा हो जाता है। तो अगर इनका साइज इन द एक्वस मीडियम चेक किया जाए ना, तो जो सबसे छोटा था ना वो सबसे मोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, और लास्ट में स्ट्रोंशियम। तो इस बेस पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा तेज कौन भागेगा? स्ट्रोंशियम भागेगा, ठीक है। और जब आयनिक मोबिलिटी पूछा हो तो तुम्हारा आंसर बेरिलियम सही है। पर अगर आयनिक मोबिलिटी इन गैसियस स्टेट ना लिख के, या सिंपल कुछ भी ना मेंशन करके एक्वस फॉर्म लिखा हो ना, तो उस केस में आंसर आपका आ जाएगा सबसे बड़े वाला आयन, ठीक है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 3-4 क्वेश्चन तो मैंने आपको मेंस के भी करवा दिए हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया हो गया कि पेपर आता कैसे है,
ठीक है, अब आपका काम क्या है, मैंने ये बताया हर बैच में भी। सबसे पहले तो अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप सबको पीडीएफ बनाना आता है? यस मैम। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। पीडीएफ बना के ना आपको नितिन सर को भेजना है। उन नितिन सर को बोलना है कि मैडम तक पहुंचा दो। जब मेरे तक आ गया तो जब भी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, जो अब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना वो अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे आपके पास, मैं 1 या 2 लेक्चर आपके काइनेटिक्स के लूंगी और 2 लेक्चर में आप वो कर लेना। आपको 30 क्वेश्चन करवा देंगे इसके, ठीक है, 25-30 बहुत है। तो आप वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पीडीएफ बना के भी नितिन सर को सेंड करोगे। मुझे ना ये चेक करना है कि तुम सॉल्व करते हो या तुम ऐसे ही कर देते हो, टिक लगा देते हो। मुझे तुम्हारी थोड़ी सी केमिस्ट्री देख के ना ऑफलाइन वाला फील चाहिए तुम्हारी क्लास में, क्योंकि तुम लोग ओबीडियंट बच्चे हो। तो उससे क्या होगा ना कि मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि तुम केमिस्ट्री लिखते कैसे हो और तुम्हें कहाँ पे गलती होती है। ठीक है, तो ये मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो अब आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, ठीक है, और 15-20 क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे सॉल्व करने, उसका पीडीएफ, उसकी अटेंडेंस भी मार्क होगी। पीडीएफ बना के नितिन सर के पास भेजोगे और जो तुम्हें पर्सनल प्रॉब्लम है वो भेजोगे कि मेरे को ये सवाल नहीं आ रहे हैं, ये मैम को दे दो। दूसरी तीसरी बात, आपने मुझे बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो बाय 1 गेट 2 फ्री है ना। हम आपको एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक सॉलिड और एक सॉल्यूशन, ये मैं नितिन सर को बोल दूंगी कि ये आपके ग्रुप में पहुंचा दें। मैं उसमें एडेड नहीं हूँ, तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमें वही बुला लो। बिल्कुल सही है, ये तुम्हारी दीक्षा बात ही बिल्कुल सही है। तुम दिल्ली आ जाओ फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है।